हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों इसका 8वां लेक्चर होने वाला है, यानी इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। लास्ट लेक्चर होगा आज का हमारा टॉपिक। देखिए कौन कौन सा टॉपिक हमारा आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो हमारा आज का लेक्चर में बचा हुआ है एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में, साथ में आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। यानी एंटी मलेरिया ड्रग नाम से क्लियर हो रहा है मलेरिया की बीमारी को ठीक करने वाली मेडिसिन, और एंटी नियोप्लास्टिक वो मेडिसिन होते हैं जो कि कैंसर को ठीक करते हैं। क्लियर? बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और कंप्लीट करते हैं इन दोनों टॉपिक को। तो पहला हमारा क्या है, एंटी मलेरियल एजेंट के बारे में। देखिए एंटी मलेरिया ड्रग वो मेडिसिन होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के इन्फेक्शन यानी मलेरिया को ट्रीट या प्रिवेंट करती हैं। हम सबको पता है जो मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, हमको पता है। और जो हमारे जो मच्छर होते हैं, मच्छर क्या होते हैं, कैरियर के काम करते हैं। मतलब इस प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है इसको हमारी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने का काम करते हैं। और मच्छर कौन सा मलेरिया के लिए यूज होता है वो सबको आपको पता ही होगा। क्लियर? तो हम बात करेंगे, देखिए एंटी मलेरिया ड्रग वो मेडिसिन होती है जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के इन्फेक्शन को ट्रीट या प्रिवेंट करती हैं। प्लाज्मोडियम स्पीसीज में मेनली 4 स्पीसीज होती हैं। पहला होता है पी फैल्सीफेरम, मोस्ट डेंजरस, यानी जो सीवियर जो मलेरिया कॉज कराता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरा होता है, जो डेडली होता है या ड्रग रेजिस्टेंस भी होता है। अगला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वेबल होते हैं। उसके बाद जो रिलैप्स ड्यू टू लीवर हैप्नोजॉइट के कारण क्या होता है, लीवर में क्या होते हैं, हैप्नोजॉइट उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगला है जो प्लाज्मोडियम मलेरी माइल्ड इन्फेक्शन कॉज कराता है, यानी बहुत अधिक इन्फेक्शन नहीं कॉज कराता है, बहुत थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज कराता है। इसलिए जो ड्रग होंगे टारगेट पैरासाइट इन ब्लड स्टेज में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, उस पैरासाइट पे जाके टारगेट करेंगे, और यानी प्लाज्मोडियम पर टारगेट करेंगे, और लीवर स्टेज यानी गैमेटोसाइट को इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या हो, उनके प्लाज्मोडियम जो है उसको क्या किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसके यानी उसको पूरी तरह से बॉडी से निकाला जाए। देखिए एग्जाम पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। मलेरिया थेरेपी डिपेंड्स ऑन स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी स्पीसीज के कारण मलेरिया हुआ है और किस रीजन में आप रह रहे हैं, रेजिस्टेंस पैटर्न क्या है उसका, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप मलेरिया का उपचार कैसे कर रहे हैं। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे पहला जो इसमें होता है क्विनोलिन्स के मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है क्लोरोक्विन, क्विनिडीन और मेफ्लोक्विन। मैग्नीशियम की बात करें तो इनहिबिट करेगा हीम पॉलीमराइजेशन, क्या इनहिबिट करेगा, हीम पॉलीमराइजेशन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो नहीं हो पाएगा और टॉक्सिक हीम एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे पैरासाइट क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। क्लियर? तो स्पेक्ट्रम की बात करें तो ब्लड स्टेज पे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम रेजिस्टेंट इंक्रीजिंग, इन दोनों इनके लिए काम यूज किया जाता है। यानी ब्लड स्टेज पर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो प्रोटोजोआ है इसके लिए यूज किया जाता है, इसको खत्म करने के लिए। आगे बात करेंगे आर्ट्रीमिसिन यूज किया जाता है मलेरिया की बीमारी को ठीक करने, जिसमें आता है आर्ट्रीमेटर, साथ में आर्ट्रीसूनेट। मैग्नीशियम की बात करें तो एंडो पेरोक्साइड ब्रिज होते हैं जो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से क्या होते हैं, पैरासाइट प्रोटीन और मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यानी प्रोटोजोआ के जो प्रोटीन होते हैं, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड स्टेज में क्रिया होती है और रैपिड एक्शन होता है, यानी तुरंत ऐसा देखने को मिलता है। साथ में रेजिस्टेंट स्ट्रेन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, आर्ट्रीमिसिन का। आगे बात करेंगे एंटी रिलैप्स एजेंट के लिए। एंटी रिलैप्स एजेंट जैसे प्रीमाक्विन होता है, टेफनाक्विन होता है, जो किल हाइप्नोजाइट इन लीवर, जो कि हाइप्नोजाइट को क्या कर देते हैं, यानी प्लाज्मोडियम का जो स्पोर होता है उसे हाइप्नोजाइट कहते हैं। क्लियर? तो हाइप्नोजाइट को क्या करते हैं, लीवर में किल कर देते हैं, जिसके कारण प्रिवेंट रिलैप्स हो जाता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल लीवर स्टेज पर इनको ट्रीटमेंट यानी इनको खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अदर्स भी होते हैं जैसे एटोवाक्विनोन प्रोंगुनिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज किए जाते हैं ब्लड स्टेज पर प्रोफाइलिसिस के लिए, कि इसके लिए मलेरिया की प्रोफाइलिसिस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है। आगे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो क्लोरोक्विनोन कैसे काम करता है, देखिए इंटरफेयर कर देगा विथ हीम डिटॉक्सिफिकेशन पैरासाइट के अंदर क्या कर देगा, डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा हीमोग्लोबिन का, जिसके कारण एक्युमुलेशन ऑफ फ्री हीम जो एक्युमुलेट हो जाएंगे फ्री हीम
हीमोग्लोबिन के जो हिम पार्ट वो क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देंगे, जिससे पैरासाइट क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। कौन सी पैरासाइट की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। अगला जो है आर्टेमिसिन में क्या होगा, एंडो पेरोक्साइड ब्रिज होता है जो इंटरेक्ट विथ फेरस आयन इन पैरासाइट, जो क्या करेगा, फेरस आयन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा पैरासाइट के अंदर, फ्री रेडिकल बना लेगा, जिसके कारण प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इनके डैमेज होने से रैपिड पैरासाइट क्लियरेंस, यानी जो पैरासाइट है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे बात करेंगे प्रीमाक्विन या टेफनाक्विन जो होता है, टारगेट लीवर हाइप्नोजॉइट होता है, यानी हाइप्नोजॉइट को जो लीवर में पाए जाते हैं उनको टारगेट करता है, जिससे प्रिवेंट रिलैप्स हो जाते हैं। मैकेनिज्म की बात करें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और पैरासाइट क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। आगे बात करें एटोवाक्विनोन प्रोग्यूनिल जो होता है, एटोवाक्विनोन जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिट कर देता है, यानी पैरासाइट का जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसे इनहिबिट कर देता है, जिस कारण वो किल हो जाते हैं। प्रोग्यूनिल जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिड्यूस कर देता है, जिसके इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, पैरासाइट डीएनए या प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पैरासाइट है वो ग्रो नहीं कर पाता है। अगला क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस को करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को बनने से रोक देगा। मेनली यूज्ड इन प्रोफाइलिसिस, जो कि यूज किया जाता है प्रोफाइलिसिस के लिए, ज़्यादातर इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। आगे बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो क्लोरोक्विन जो होता है ओरल दिया जाएगा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में, लॉन्ग हाल्फ लाइफ होता है, यानी 1 से 2 मंथ, यानी एक बार आप इसे लेंगे तो 1 से 2 मंथ तक आपको कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ जो मलेरिया कॉज कराता था वो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के माध्यम से भी इसमें होता है, यानी इसमें क्या होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और वही एक्सक्रीशन किसके माध्यम से होगा, किडनी के माध्यम से। अगला क्या है, आर्टेमिसिन ओरल दिया, आईवी दिया जाएगा, रैपिड एक्शन होता है, शॉर्ट हाल्फ लाइफ होता है। प्रीमाक्विन जो होता है ओरल दिया जाता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट इससे बनते हैं। और एटोवाक्विनोन प्रोंग्यूल जो होता है ओरल दिया जाएगा, फूड इंक्रीज विथ एब्जॉर्प्शन, अगर इसे भोजन के साथ दिया जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे पैनक्रियाज में इसका मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। डॉक्सीसाइक्लिन की बात करें तो ओरल दिया जाएगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारी बॉडी में, और लीवर में इसका मेटाबोलाइट होता है। इंडिकेशन की बात करें किस में इसको दवा को देना है, तो हम एंटी मलेरिया पर लें तो मलेरिया को लिए देंगे, तो ट्रीटेड ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को ठीक करने के लिए, सीवियर मलेरिया को ठीक करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स के लिए, कीमोप्रोफाइलिसिस के लिए हमको पता, जिसे हम दे रहे थे डॉक्सीसाइक्लिन। क्लियर। आगे बात करें मिक्स्ड स्पीसीज इन्फेक्शन के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। डोजेस की बात करें दोस्तों, तो क्लोरोक्विनन जो होता है 600 mg बेस्ट दिया जाता है इनिशियली और शुरुआत में, उसके बाद फिर क्या 300 mg दिया जाता है 6 और 24-48 घंटे के अंतराल पे। उसके बाद एट्रीमीटर या लुमेफेट्रिन जो दिया जाता है 20 से लेकर 120 mg पर टैबलेट दिया जाता है, यानी 4 टैबलेट दिन में कितना दिया जाता है, 2 टाइम। क्लियर। और 3 दिन तक ये दवाई दी जाती है। प्रीमाक्विन जो होता है 15 mg दिया जाता है डेली, और इसको दिया जाता है 14 दिन तक। और एट्राक्विनोन प्रोंगुल जो दिया जाता है 250 या 100 mg दिया जाता है, और दिन में एक बार देंगे, और कितने दिन देंगे, 3 दिन देंगे। ठीक। प्रोफाइलिसिस डोज एडजस्टमेंट के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे मलेरिया की बीमारी ना हो। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्लोरोक्विनन से क्या होता है, GI अपसेट, प्रोटोसिस, हेडेक और रेटिनोपैथी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एट्रोमिसिन से नौसिया, डिजिटिस, माइल्ड GI अपसेट, और प्रीमाक्विन से हिमोलाइसिस इन G6PD डिफिशियंसी में, और साथ में GI अपसेट में हो सकता है। आगे बात करेंगे एटोवाक्विनोन प्रोंगुल, जिससे क्या होगा, GI अपसेट होगा, हेडेक हो जाएंगे, रेसनेस। डॉक्सीसाइक्लिन से फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, GI अपसेट हो सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों अब कंट्राइंडिकेशन, किन परिस्थितियों में दवा को नहीं देना। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है ड्रग से तो नहीं देंगे, G6PD डिफिशियंसी है तो नहीं देंगे, प्रेगनेंसी है तो उसमें अवॉइड करेंगे। मेनली कौन सा, प्रीमाक्विन। क्लियर। और सीवियर हिपैटिक या रीनल इम्पेयरमेंट है तो हम दवा को नहीं देंगे, यानी दवा को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो उसके लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करेंगे दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट देख लीजिएगा। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग वे ड्रग होते हैं जो कैंसर या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ड्रग टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ड्रग किस पर टारगेट करता है, ऐसे सेल्स पे जो लगातार क्या कर रहे हैं, रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, जैसे DNA, RNA, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। टाइप्स की बात करें, साइटोटॉक्सिक एजेंट या हार्मोनल एजेंट या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैपिडली डिवाइडिंग नॉर्मल सेल जैसे बोन मैरो, जीआई म्यूकोसा, हेयर फॉलिकल्स भी अफेक्टेड होते हैं, ऐसे एडवर्स इफेक्ट के रूप में शो हो सकते हैं। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में इसका होता है। उसके बाद क्या एंटी मेटाबोलाइट में देखिए एल्काइलेटिंग में क्या होता है साइक्लोफास्फोमाइड और इफोसामाइड और साथ में मेल्फालान। क्लियर। तो मैकेनिज्म की बात करें तो एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर होते हैं जिससे डीएनए क्रॉस लिंकेज बनता है और क्या होता है रिप्लिकेशन इनहिबिट हो जाते हैं, जिसे यूज किया जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइटोटॉक्सिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी मेटाबोलाइट में क्या होंगे मेथोट्रेजेट एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड साइट्राबिन। क्लियर। तो मैकेनिज्म की बात करें तो मिमिक करेगा नॉर्मल मेटाबोलाइट को, डीएनए आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा और ल्यूकेमिया सॉलिड ट्यूमर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों हमारा प्लांट एल्कोलाइड के बारे में, यानी बिनक्रिस्टिन या बिनब्लास्टिन मोस्ट कॉमन हम नाम सुनते हैं। इसमें क्या होता है और क्या है पैक्लीटेक्सेल, जो कि मैकेनिज्म की बात करें तो माइक्रोट्यूबुलर फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है, माइटोसिस इनहिबिट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो डिवाइड होता है सेल और डिवाइड नहीं हो पाता है क्योंकि माइटोसिस जो है इनहिबिट हो जा रहा है। क्लियर। तो यूज किया जाएगा ल्यूकेमियास में, लिम्फोमास में, सॉलिड ट्यूमर के लिए, इसको ठीक करने के लिए। आगे बात करेंगे टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर। हम सबको पता है टोपो आइसोमरेज क्या करता था, यानी डीएनए को क्या करता था रेप्लिकेट करता था। क्लियर। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो डोक्सारूबिसिन होता है, इटोप्सोसाइड होता है, इर्नोटेकेन होता है। तो मैकेनिज्म की बात करें टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड इनहिबिटर होते हैं जो कि क्या होते हैं डीएनए को ब्रेक कर देते हैं, एपोटोसिस कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है डीएनए जो होता है रेप्लिकेट नहीं कर पाता है और ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे कैंसर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक्स एंटी ट्यूमर के रूप में, जिसमें क्या ब्लियोमाइसिन या डेक्टिनोमाइसिन। डीएनए मैकेनिज्म की बात करें तो डीएनए इंटरकैलेशन या स्ट्रैंड ब्रेक कर देते हैं, यूज किए जाएंगे सॉलिड ट्यूमर या लिम्फोमास को ठीक करने के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें क्लासिफिकेशन में हार्मोनल एजेंट होते हैं जैसे टेमोक्सिफेन हो गया या इनास्ट्राजोल हो गया। क्लियर। इनास्ट्रोजोल तो यूज किए जाए मैकेनिज्म की बात करें तो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर ग्रोथ इनहिबिट कर देते हैं, यानी जो ऐसे ट्यूमर जो कि हार्मोन के कारण हो रहे हैं। क्लियर। तो जैसे ब्रेस्ट हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, इनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हार्मोनल एजेंट के। टारगेट थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी यूज किए जाते हैं जैसे इमाटिनिब या रिटुसिक्मैब। क्लियर। रिटुसिक्मैब तो मैकेनिज्म की बात करें स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कैंसर सेल क्या होते हैं एपोटोसिस हो जाते हैं, यानी कैंसर सेल जो होते हैं डिवाइड नहीं हो पाते हैं और यूज किया जाएगा ल्यूकेमिया में, लिम्फोमा में, सॉलिड ट्यूमर में। क्लियर। मैकेनिज्म की अफेक्शन की बात करें यूटिलाइजेशन क्या कर रहा है, अभी ऊपर भी हम देख चुके हैं, फिर से वही देख लीजिएगा। डबल स्टैंड जो डीएनए होते हैं उसके क्रॉस लिंक्ड होता है, उसके रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देता है, एपोस्टोसिस हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब सेल साइकिल नॉन स्पेसिंग, यानी जो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते थे रिजेंबल न्यूक्लियोटाइड्स या फोलिक एसिड्स होते हैं जो इनहिबिट कर देंगे डीएनए सिंथेसिस को। मेथोक्सिलेट क्या होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्ट इनहिबिट कर देगा, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होंगे उसकी क्या होगी कम हो जाएगी। और आगे बात करेंगे प्लांट एल्कोलाइड में जो क्या होता है माइक्रोट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है और मेटाफेज क्या हो जाते हैं अरेस्ट। जो सेल डिवीजन होता है उसमें मेटाफेज होता है, मेटाफेज को क्या कर देता है अरेस्ट कर देता है, यानी उसको वहाँ पर रोक देता है, जिससे सेल डिवाइड नहीं हो पाता है और जो सेल की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। आगे बात करेंगे इसमें क्या है अभी यह क्या करता था विनक्रिस्टिन। आगे बात करेंगे इसमें क्या पैक्लिस्टेक्स जो होता है माइक्रोट्यूबुल स्टेबलाइजेशन करता है, जिससे एनाफेज अरेस्ट कर देता है। टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर क्या करता था डीएनए ब्रेक ड्यू टू टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड इनहिबिटर, जिससे एपोटोसिस देखने को मिलता है, यानी सेल डिवाइड नहीं होगा। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक डीएनए इंटरकलेक्शन करता था, डीआरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता था और स्ट्रैंड ब्रेक कर देते थे, जिससे एपोस्टोसिस हो जाते थे। हार्मोनल एजेंट क्या होते थे, यानी टेमोक्सिफेन जो होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते थे, ब्रेस्ट कैंसर सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर देते थे, जिससे ब्रेस्ट सेल में जो सेल जो है वो कैंसर सेल है ग्रो न कर पाए। एनास्ट्राजोल जो होता था एरोमेटस ब्लॉक कर देता था, जिससे एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता था कम हो जाता था। टारगेट थेरेपी में बात करें तो टारगेट थेरेपी में है
इमाटिनिब यानी BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिट कर देते थे, जैसे सेल मीडिएटेड लिम्फोमा जो सेल क्या होते हैं एपोटोसिस हो जाते थे। और साथ में रिटोक्सीमैब जो होते हैं CD20 एंटीबॉडी बनाते थे, जैसे बीटा सेल का जो बी सेल्स होते हैं, जैसे बी सेल जो होते हैं उसका लाइसिस का मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाता था। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो मोस्ट ड्रग क्या होता है IV ओरल दिए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर में होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो किडनी या हिपैटिक के माध्यम से होता है। डोज को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर किसी को किडनी की इम्पेयरमेंट है, वो बहुत पहले से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर ट्यूमर एंड टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये ट्यूमर और टॉक्सिसिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ट्यूमर अगर बड़ा है तो टिश्यू में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ पर दवा को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इंडिकेशन की बात करें तो देखिए यूज किया जाएगा ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए, लिम्फोमा को ठीक करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को, सॉलिड ट्यूमर को, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके सामने इसकी दवाओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों डोज की, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो होता है 600 से लेकर 100 mg दिया जाता है। और मेथोजेरेट जो होता है 30 से लेकर 60 mg, विनक्रिस्टिन जो होता है 1.4 mg, और सब डॉक्सारूबिसिन जो होता है 60 से लेकर 75 mg, और पैक्लीटैक्सेल जो होता है 175 mg दिया जाता है। आगे बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की, तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो इससे समस्या आपको देखने को मिलेगा, बोन मैरो सेपरेशन हो सकता है, GI में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे नोजिया, वोमिटिंग और हेयर लॉस हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है यानी न्यूरॉन में टॉक्सिसिटी होगा, कार्डियक यानी हार्ट में टॉक्सिसिटी, हेमोरॉइड सिस्टेसिस देखने को मिल सकता है यानी ब्लड में क्या होगा सिस्ट बनने लगेंगे। हार्मोनल ड्रग जैसे हॉट फ्लैशेस या थ्रोम्बो इम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, किन परिस्थितियों में दवा को नहीं है। पहला वही है हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं देंगे, सीवियर बोन मैरो डिसप्रेशन है नहीं देंगे, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देंगे, सीवियर हिपैटिक या रीनल इम्पेयरमेंट है तो दवा को नहीं देना है, यानी दवा को एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर था दोस्तों, हमने चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर अपना लास्ट क्या है, चैप्टर नंबर 13। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।